तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज की क्लास हमारी होने वाली है जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को। उसके लिए ये प्राचीन इतिहास की संपूर्ण क्लास होगी। 1 घंटे में कंप्लीट प्राचीन इतिहास कराया जाएगा। बस एक शर्त है कि ये हैंड रिटन नोट से होगा, क्योंकि इतनी जल्दी टाइपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल क्लीन कंटेंट मिलेगा। इससे आप टेंशन मत लीजिएगा कि हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। 1 घंटे में प्राचीन इतिहास रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत क्या थे, इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो हमको कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो धर्म ग्रंथों से, साहित्य से, विदेशी यात्रियों से और अभिलेखों से। इतनी चीजों से हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे? वेद। वेद कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। और एक वेद है अथर्ववेद, जो वेद त्रयी के बाहर है। इन सभी को मिलाकर हम संहिता भी कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वेद की। किस वेद की दोस्तों? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में सबसे पहले हमको किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पुरोहित को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री मतलब सूर्य भगवान को समर्पित है। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। अब शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख इसी सूक्त में मिलता है। किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। अब बात करेंगे, यहाँ पर कुछ नोट करके दिया गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अघन्या कहा जाता है। अब बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद में, यजुर्वेद किस धातु से मिलकर बना है? तो यजु धातु से बना है। इसका अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे इसके पुरोहित। तो ऋग्वेद का पुरोहित होत्र होता था, लेकिन यजुर्वेद का पुरोहित क्या होगा आप बताएंगे? यजुर्वेद का पुरोहित है अर्ध्यु। क्या है साथियों? अर्ध्यु है यजुर्वेद का पुरोहित। अब बात करेंगे पद्य और गद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में लिखा गया है ना बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सामवेद की बात करते हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। साम शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? यहाँ पर गायन होता है। पुरोहित। अब सामवेद का पुरोहित कौन है? उद्गाता। आपको हमने पढ़ाया है ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? होत्र। यजुर्वेद का पुरोहित अर्ध्यु और सामवेद का पुरोहित उद्गाता। ये मिलान करने के लिए दे देता है। अब बात करेंगे अथर्ववेद। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। इसके रचनाकार कौन थे? अथर्वा ऋषि। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? जादू टोना अंधविश्वास का वेद भी इसे कहा जाता है। और हाँ, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात क्या है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है। वेद की व्याख्या के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? हमको जरूरत पड़ गई किसकी? ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। शुक्ल, यहाँ पर यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अब यजुर्वेद में 2 भाग थे। शुक्ल यजुर्वेद जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। अब याद करने के लिए भाई, शुक्ल यजुर्वेद था किसमें? पद्य में। शुक्ल से बना लो श्लोक। ये है जुगाड़ याद करने का। ठीक है, शुक्ल मतलब श्लोक, पद्य में कौन सा वेद लिखा था? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद की बात करें तो सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश। अब जैमिनी भी इसका ब्राह्मण है, और पंचविश को षड्विश भी कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? गोपथ है। अब हम बात करेंगे उपनिषदों की। किसकी दोस्तों? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, जिसमें से हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद और महाउपनिषद। तो जबालोपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कोई पूछेगा कि वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में अभी हमने 4 वर्णों को आपको बताया है, लेकिन 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जाबालोपनिषद में। बात करेंगे सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मुंडकोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका की संज्ञा दी गई है। बात करेंगे उपमहाउपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसकी जो थीम थी कौन सी? वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी परिवार। ये कहाँ से ली गई थी? तो महाउपनिषद से ली गई थी। अब हम बात करेंगे वेदांग। ब्राह्मण ग्रंथों को, वेदों को समझने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ गई? वेदांग की। वेदांग कितने हैं बेटा? तो 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 क्या है? हमारे वेदांग हैं। और वेदांग हैं तो उपवेद भी होंगे। उपवेद कौन से हैं? जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? धन्वंतरी से। गंधर्व वेद ये भरत मुनि से संबंधित है। शिल्प वेद ये
विश्वकर्मा से संबंधित है, धनुर्वेद विश्वामित्र से संबंधित है। यहाँ दर्शन भी आपके पेपर में पूछता है, तो यहाँ पर नोट में लिखा गया दर्शन, मतलब न्याय दर्शन के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? गौतम है। योग दर्शन पतंजलि है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। वैशेषिक के कणाद हैं। और यहाँ पर दो छूटे हुए हैं, कौन सा? उत्तरी मीमांसा जैमिनी है और दक्षिणी मीमांसा के कौन है? बद्रायण है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, कुछ साहित्य पूछे जाते हैं, जैसे साहित्य, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है साथियों? आगम कहा जाता है। असम साहित्य को क्या कहा जाता है? कुरुंजी कहा जाता है। पूछ लेगा कि कुरुंजी किस साहित्य को कहते हैं, तो असम साहित्य को कहा जाता है। जातक, जातक भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तकों की, यानी बुक्स की। तो बुक्स में पहले हमने उठाया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? ये चाणक्य की है, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और ये मौर्यकालीन पुस्तक है। बात करेंगे अर्थशास्त्र, बताना ये विषय क्या था अर्थशास्त्र का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की पुस्तक है। इसके वो एक जासूसी ग्रंथ भी कहा जाता है। यहाँ बात करें मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की है। कादंबरी किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। बात करेंगे यहाँ पर राजतरंगड़ी की। राजतरंगड़ी किसकी पुस्तक है? कलहड़ की। इसमें क्या वर्णित किया गया है? जम्मू कश्मीर का इतिहास। बात करेंगे अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसे 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। भारत को एक प्रदेश के रूप में किसमें वर्णित किया गया है? पाणिनि में, अष्टाध्यायी में। ठीक है, हर्षचरित, हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है। रत्नावली की बात करें तो ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है? ये है आर्यभट्ट की। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? वराहमिहिर की है। लीलावती की बात करें तो भास्कर सेकंड की है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की है, जिसमें चालाक लोमड़ी की कहानी दी गई है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? यही है, क्योंकि ये करंट में चर्चा में है और ये गुप्तकालीन रचना है। हो सकता है यही पूछ ले ये किस काल की रचना है, तो याद रखिएगा गुप्तकालीन रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे विदेश यात्री, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए, विदेश यात्री में सबसे पहले हम किसको देखने वाले हैं? तो विदेश यात्री में सबसे पहले हम देखेंगे किसे? यहाँ पर चलिए थोड़ा सा रुकिए। हाँ, चलिए विदेश यात्री में सबसे पहले देखेंगे मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज सेल्यूकस के दरबार में आया था। कहाँ था? सेल्यूकस के दरबार में रहता था, राजदूत था सेल्यूकस का, लेकिन आया किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? मेगास्थनीज ने ही किया था। ठीक है, डाइमेकस की बात करें, ये सीरिया से आया था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था। कहां से आया था? सीरिया से आया था। किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस की बात करें तो ये मिस्र से आया था। कहां से? मिस्र से आया था। किसके दरबार में आया था? सम्राट अशोक के दरबार में आया था डायनोसियस। बात करें फाहियान की, फाहियान चीन से आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसकी एक पुस्तक क्या है? फुगुओजी, ये इसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है। बात करेंगे ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था और कहां से आया था? तो ये चीन से आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने 72 देशों की यात्रा की थी, जिससे इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाने लगा। सीयू की इसकी बुक है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। आचार्य कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का? शीलभद्र था। बात करेंगे अलबरूनी। अलबरूनी की एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है किताबुल हिंद। इसी को तहकीके हिंद भी कहते हैं। किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता, बगल में जूता, सबको पता है ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके टाइम पर आया था? किसके दरबार में आया था? तो एमबीटी के दरबार में आया था। एमबीटी बोले तो पागल सुल्तान, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। बुक इसकी कौन सी है? रेहला। इसने एक रेहला बुक लिखी थी, ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है भाई, चलिए मार्को पोलो की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर वेनिस में इसका जन्म हुआ था और ये इटली से आया था। मिलान करने के लिए दे देता है कि मार्को पोलो का संबंध किससे है? इटली से है। कहाँ आया था? पांड्य वंश या काकतीय वंश में आया था। बात करें निकोलो कॉन्टी, ये भी इटली से आया था। किसके दरबार में आया था? तो ये विजयनगर में आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ये फारस का था, फारसी था। विजयनगर में आया था, देवराय सेकंड के दरबार में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम डोमिनिगो पेरेस की। ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है, ये देवराय सेकंड के दरबार में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। और कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था? डोमिंगो पायस आया था। ये तुलु वंश में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अभिलेखों की। किसकी दोस्तों? अभिलेखों की। तो अभिलेख में देखते हैं अभिलेख कौन कौन से हैं यहाँ पर। अध्ययन इसका क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का रखरखाव कौन करता है? एएसआई, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। स्थापना कब हुई थी? 1869 में हुई थी। संस्थापक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का ये किसका पुरातत्व विभाग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अभिलेखों की। तो अभिलेखों में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख पहले ले लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। किस भाषा में उल्लेख मिलता है? तो ये
प्राकृत भाषा में मिलता है। अब कलिंग नरेश खारवेल का जिक्र कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब कलिंग की बात आ गई है तो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसका जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। वर्तमान में कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। बात करेंगे जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ये रुद्रदामन के समय का अभिलेख है, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम का है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के टाइम का है, हरिशेन ने लिखा था। बात करेंगे एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख भानुगुप्त के समय का है, 510 ईस्वी में क्या मिला था? सती प्रथा का इसमें पहला लिखित प्रमाण मिला था। बात करेंगे एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 2350 से 1750। इसको किस काल का माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है, धातु काल भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिपि तो थी लेकिन समझ और पढ़ नहीं सकी गई, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जहां पर बेटा ना तो लिपि है, ना पढ़ा जा सका है और ना ही लिखित कोई विवरण है। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास काल उसे कहते हैं जो लिपि भी है और पढ़ा भी गया है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। सबसे पुरानी धातु क्या थी? तांबा थी। सिंधुवासियों को किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, उम पुआ दत पशु। उम से उसे उत्तर, उत्तर में क्या है बेटा? मांडा है। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में है। फिर पुआ, पू से पूर्व, आ से आलमगीरपुर। तो पूर्व में कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? आलमगीरपुर है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर आ जाएगा दद्दत से दक्षिण, दास से दाइमाबाद। तो दक्षिण में दाइमाबाद है, किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब बात करेंगे पशु। पस से क्या होगा? पश्चिम, और सा से सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर कहाँ है? पश्चिम में है, बलूचिस्तान में है। दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसका विस्तार इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट देखें, ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर। इसकी लिपि कैसी थी? लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी ऐसे, ठीक है। इसकी लिपि भावचित्रात्मक भी थी। इसी को गौमूत्र लिपि भी कहते हैं, सर्पिलाकार भी कहते हैं, इसको थ्रिस्टोफेदम भी कहते हैं और पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नामकरण की। किसने नामकरण किया था? तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। प्रमुख स्थान देख लेते हैं, स्थल देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता में हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में इसे साहिवाल कहा जाता है, पहले माउंट गोमती कहा जाता था। खोज कब हुई? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने। नदी कौन सी थी? किस नदी के किनारे हड़प्पा है? तो ये रावी नदी के बाएं तट पर है। ये भी पूछ लेता है किस तट पर है। इसमें R37 क्या मिले थे? कब्रिस्तान मिले थे। पूछता है R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। नगर को इसमें 2 भागों में बांटा जाता था। एक पश्चिमी भाग होता था जो दुर्ग होता था, एक पूर्वी भाग होता था जो नगर होते थे जहां पर जनता रहती थी। और हड़प्पा सभ्यता की बस्ती में एक स्थल खोजा गया है, पड्डता वेट। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि करंट में यही है, पड्डता वेट। क्वेश्चन यहीं से आएगा चाहे आप जितना पढ़ लो। पड्डता वेट स्थल कहाँ है? तो गुजरात में है। बस यही याद रखिएगा कि कहाँ पर है? गुजरात में है पड्डता वेट। पड्डता वेट हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, तो कहाँ है? गुजरात में है। ये करंट में है, यही पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपवाद कौन से हैं? भाई यहाँ पर 2 दुर्ग होते थे, 2 भागों में विभाजित होता था, लेकिन अपवाद में आ जाता है धौलावीरा। यहाँ पर ये गुजरात में है, 3 भाग हैं इसमें, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भाग। यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर बना है। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में ये स्थल है, लरकाना प्रांत में। अर्थ इसका क्या है? मृतकों का टीला है। सबसे बड़ा स्थल है, भारत के बाहर स्थल है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से कौन कौन से स्थान खोजे गए? जैसे स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की कांसे की मूर्ति खोजी गई है, पशुपति की मोहर खोजी गई है मोहनजोदड़ो से। बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से हमको क्या पता चलता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये राजस्थान में स्थल है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, घग्घर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं बेटा? ये कालीबंगा से मिलते हैं। युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। वीके थापर और बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। किसकी? कालीबंगा की। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे। चनहुदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। मनके बनाने का कारखाना और सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक भी यहाँ से मिली थी। अब हम बात करेंगे किसकी? लोथल की। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। बंदरगाह है, एक डॉकयार्ड है।
सुरकोटदा से क्या मिला है? गुजरात में ये स्थल है, घोड़े की अस्थियां के अवशेष मिले हैं। हरियाणा में कौन सा स्थल है? ये पर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे तो कौन है? मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत के अंदर स्थल सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, हरियाणा में। बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में है, मिट्टी का हल यहीं से मिला है। पंजाब की बात करें तो रोपड़ में है, सतलुज नदी के किनारे है। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। रंगपुर और लोथल ये गुजरात में है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। जौ, गेहूं ये मुख्य फसलें थी। सिक्के, मोहरें, मुद्रा सिलखड़ी की बनी होती थी। और इन पर किस पशु का अंकन होता था? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन होता था। समकालीन सभ्यता कौन सी है सिंधु घाटी के? तो यह है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित थी, और दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता जो इराक में थी। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द से भी अंकित किया जाता है। हांगहो नदी के किनारे चीन है। बात करेंगे पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, ठीक है। मात्र सत्तात्मक समाज था किसका? सिंधु सभ्यता का, क्योंकि यहाँ से उर्वरता की देवी की एक प्रतिमा मिली थी। पवित्र पशु कौन होता था सिंधु सभ्यता में? कुबड़ वाला सांड होता था। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता आपका हो गया समाप्त। जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी कवर हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे महाजनपद काल में, क्योंकि सिंधु सभ्यता में क्या नहीं था? लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। अब महाजनपद काल में हम लोहा खोज लेंगे, ठीक है। अब लौह धातु की यहाँ पर खोज हो जाती है, तो इसलिए इसको सेकंड नगरीकरण कहा जाता है। पहली नगरीकरण सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। दूसरी नगरीकरण ये महाजनपद काल हो जाएगा 600 बीसी से 400 बीसी तक, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर 16 महाजनपदों की। तो जानकारी कहाँ से मिलती है 16 महाजनपदों की? अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र से भी मिलती है जानकारी, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। अब यहाँ पर ये कुछ देखी है इकाई, है ना। तो इकाइयों को क्रम से लगवाता है, तो याद कर लीजिएगा। कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल होती थी। फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। तो इनको क्रम से लगवाता है, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे महाजनपद की। तो 16 महाजनपद हैं, 14 राजतंत्रात्मक हैं और 2 गणतंत्र हैं। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल। वज्जी बिगेस्ट था, बड़ा था। एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है। कौन सा है? असमक, गोदावरी नदी के तट पर है। राजधानी क्या है? पोतन, पोटली। बात करेंगे भारत के बाहर 2 महाजनपद है, कंबोज है और गंधार है। सर्वाधिक महाजनपद कहाँ है? यूपी में है, 8 जनपद। पूछता है कि यूपी में कितने महाजनपद हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। यहाँ महाजनपद है। राजधानी और वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। ये राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। आजकल मतलब वर्तमान में पटना, गया, सोन नदी के किनारे बिहार में है, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। ये भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती है, जो उज्जैन मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में पड़ता है। कौशल सरयू नदी के किनारे है। श्रावस्ती साकेत इसकी राजधानी है। अयोध्या बहराइच और यूपी में पड़ता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर गंधार, तक्षशिला राजधानी है, पाकिस्तान में पड़ता है ये स्थान। बात करेंगे कंबोज हाटक राजधानी है। ये घोड़े मंगाए जाते थे यहाँ से, पाकिस्तान में ये है महाजनपद। बात करेंगे यहाँ पर असमक की। असमक पोतन या पोटली राजधानी है और ये दक्षिण भारत में है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। ये बिहार में वैशाली दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती है। देवरिया गोरखपुर यूपी में पड़ता है। बात करेंगे सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है, यूपी में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये अलवर भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, प्रयागराज यूपी में पड़ता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी एमपी के बॉर्डर पर पड़ता है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य है, यूपी बरेली बदायूं में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ये साक्यगढ़ से संबंधित थे। पिता इनके शुद्धोधन थे, माता महामाया थी, पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। पालन पोषण इनका किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। मृत्यु या मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? कुशीनगर यूपी में 483 बीसी में। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक है। बात करेंगे घर छोड़ने की घटना इनकी पूछी जाती है महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु में, ठीक है। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। प्रतीक क्या है? पीपल का पेड़ है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। दिन कौन था? बैसाख पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म निधन ज्ञान इसी दिन प्राप्त हुआ था। पहले गुरु कौन थे महात्मा बुद्ध के? अलार कलाम थे। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार
उदयन और प्रसेनजित ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मृत्यु की घटना दोस्तों कहलाती है क्या? महापरिनिर्वाण कहलाती है। यहाँ पर 4 आर्य सत्य दिए गए थे। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है और निवारण है। निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्गों को बताया था। जन्म का प्रतीक इनका कमल और शांड है। निधन मोक्ष का प्रतीक पद चिन्ह है। घर त्याग का प्रतीक घोड़ा है और गर्भ का प्रतीक हाथी है। त्रिरत्न कौन से थे बौद्ध धर्म के? बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न थे। अब त्रिपिटक ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली हैं। सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? आनंद है। अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगाली पुत्र तिस्य ने लिखा। अब बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? विश्वकोश किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक को। इसमें 5 निकाय हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट है खुंदक निकाय, क्योंकि इसमें जातक कथाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किसकी? गौतम बुद्ध की। अब बौद्ध संगीति भी आपसे पूछता है, तो इनको देख लेते हैं। तो कब हुई, कहाँ हुई, शासक और अध्यक्ष? तो 483 में पहली हुई राजगृह में, अजातशत्रु के समय में। अध्यक्ष महाकश्यप थे। 383 में कब हुई? वैशाली में हुई। काल अशोक के समय में साबकमीर अध्यक्ष था। 255 में तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में मोगल पुत्र तिस अध्यक्ष था। अब यहाँ पर पहली शताब्दी में कौन सी हुई? 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। अश्वघोष की रचना थी बुद्ध चरित्र। ठीक है। अब कनिष्क के टाइम पर ये 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो बौद्धों ने कनिष्क के समय में संस्कृत भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपना लिया था। कुछ मठ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। ठिकसे मठ कहाँ है? लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बिगेस्ट है। बात करेंगे टबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बात करेंगे माइड्रेलिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड, देहरादून में। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सासुर मठ कहाँ है। ठीक है। बौद्ध धर्म स्तूप इंपॉर्टेंट होता है बौद्ध धर्म में। जैसे सांची का स्तूप आपने देखा होगा, तो बौद्ध धर्म में स्तूप होता था, उसकी पवित्र चीज कौन सी होती थी? तो पवित्र होती थी हर्मिका। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता था हर्मिका, यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, चप्पल हैं, दांत हैं बुद्ध के। अर्धगोलाकार होता है स्तूप। यहाँ पर जो चारों तरफ चलने के लिए ये क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है, चारों ओर घूमने के लिए। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म आपका हो गया है यहाँ पर समाप्त। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो जल्दी से बताइएगा कैसा लगा एक कंटेंट। अब हम बढ़ेंगे जैन धर्म की तरफ। ठीक है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर, नए होंगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म। अब मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब यहाँ पर संस्थापक पहले तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभदेव। प्रतीक इनका सांड या बैल था। आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। पुत्र इनके बाहुबली थे। प्रतिमा इनकी कहाँ बनी है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। इस प्रतिमा को क्या कहते हैं? गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। सेकंड तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ थे। इनका प्रतीक हाथी था। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। इनका प्रतीक क्या था? शंख था। बात करेंगे 23वें कौन थे तीर्थंकर? पार्श्वनाथ थे। प्रतीक इनका सर्प था। संवेद शिखर से संबंधित हैं। पार्श्वनाथ की चोटी कहाँ है? झारखंड में है। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रतीक इनका सिंह था। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन है? ये है महावीर स्वामी हैं। पंच महाव्रत किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। 4 दिए थे इन्होंने, अहिंसा, सत्य और आस्तेय, जिसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन ना इकट्ठा करना। 5वां किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य। ठीक है। महावीर स्वामी की बात करें यहाँ पर, तो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। 599 बीसी में कहीं मिलता है और कहीं पर 540 बीसी मिलता है। मृत्यु इनकी 72 वर्ष में हुई थी, ये फिक्स है। पावापुरी बिहार में हुई थी। पिता इनके सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के थे। माता इनकी त्रिशला थी, लिच्छवी वंश की थी। ठीक है। पत्नी इनकी यशोदा थी। बचपन का नाम इनका वर्तमान था। जैन धर्म के लोग जो आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उपनाम। किसके उपनाम? ये महावीर स्वामी के उपनाम। तो महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था बंधनहीन। आहर्त कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था पूज्य। जिन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था विजेता। केवलिन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कैवल्य प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त। महावीर कहा जाता था, मतलब महान आत्मा। ये उनके उपनाम थे। इनका पहला शिष्य था इनका दामाद जामाली। ठीक है। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? कैवल्य की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। आपको कमेंट करना है कि बौद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। साल वृक्ष था इनका, जृंभिक गांव था, वैशाख दशमी के दिन। आत्मा परमात्मा एक है, इन्होंने बताया। शरीर अलग, आत्मा अलग भी है। ठीक है। चलिए, अब जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में दिया, अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। जैन धर्म श्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत को मानता था। अब बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के बारे में अब हम देखेंगे। यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि चंद्रगुप्त के काल में एक भीषण अकाल पड़ गया मगध में। ठीक है। उसके कारण जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो कि स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, जो कि भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है।
अब बात करेंगे जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 24वें तीर्थंकर होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? इनकी जीवनी ग्रंथ से मिलता है, कल्पसूत्र रचना से। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। बात करेंगे अनुयायी राजा कौन थे? जैन धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, चंदेल शासक थे और अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक थे। बात करेंगे जैन संगीतियां। पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। दूसरी संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था कहाँ? श्रवणबेल गोला में, कर्नाटक में। कैसे? संलेखना पद्धति से, उपवास पद्धति से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मगध का उदय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मगध का उदय। प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। पुत्र इनका क्या था? जरासंध था। अब मगध के टाइम पर मगध क्या था? मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। क्यों? ये पूर्वी यूपी में, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार था। इसमें क्या थी? नदी थी, यहाँ पर कृषि होती थी, राजस्व प्राप्त होता और लोहे की खोज हो गई थी, इसलिए मगध क्या था? मोस्ट पावरफुल था। अब वंश मगध के जो थे उनका क्रम पूछता है आपसे, तो इसके लिए ट्रिक एक है हसना मोए मोए। तो मगध में जो वंश थे उनकी ट्रिक याद कर लीजिएगा, हसना मोए मोए। मतलब एच से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, एन से नंद वंश और एस से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। ठीक है, हसना मोए मोए मतलब मौर्य वंश। ठीक है, मोए मोए से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हर्यक वंश में 3 प्रतापी शासक हुए, उनको हम देख लेते हैं। बेटा ये क्या है? पितृहंता वंश था हर्यक वंश। ये 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा। इसमें बिंबिसार पहला शासक हुआ, 52 साल तक राजा रहा, है सर्वाधिक टाइम तक रहा। राजधानी इसने राजगृह को बनाया। महात्मा बुद्ध और महावीर के महावीर स्वामी के समकालीन ये था। कौन? बिंबिसार। इसको श्रेणिक भी कहा जाता था। दूसरा राजा कौन था? अजातशत्रु था। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो ये पहला पितृहंता हो गया, शासक बना। पहली बौद्ध संगीति इसी के टाइम पर हुई थी, यही इंपॉर्टेंट है। उदयन, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र बसाया था इसने, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। ठीक है, यही इसकी राजधानी भी बनी। ठीक है, तो ये पितृहंता समाप्त था। ये अपने पिताजी को मारकर गद्दी पर बैठते थे। कैसा था? पितृहंता वंश। अब बात करेंगे अंतिम शासक। बेटा अंतिम शासक जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है। अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का नाग दशक था। इसकी हत्या किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी। अब शिशुनाग ने हत्या करके किस वंश की नींव डाली? तो ये डाली थी शिशुनाग वंश की नींव। ठीक है, अब बात करेंगे शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन था? शिशुनाग था। राजधानी क्या थी? वैशाली थी। सेकंड बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। ये वैशाली इसकी राजधानी बनाया था। अंतिम शासक कौन था शिशुनाग वंश का? ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अंतिम शासक बेटा जरूर याद रखिएगा, नंदीवर्धन। हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी और नंद वंश की स्थापना कर दी। तो अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? बेटा ये महापद्म नंद ने कर दी थी। और किस वंश की नींव डाल दी थी? तो ये नंद वंश की नींव डाल दी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? डेरियस ईरानी था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर नंदवंश की। नंदवंश 344 बीसी से 323 बीसी तक रहा। मगध पर न्यूनतम शासन किसका रहा? नंदवंश का रहा। फाउंडर कौन था? महापद्म नंद था। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अब घनानंद किसके समकालीन था? घनानंद था सिकंदर के समकालीन। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध या पोरस का युद्ध। कहीं 325 बीसी मिलता है, कहीं पर 326 बीसी मिलता है। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ये डाटा एनसीईआरटी का है। ठीक है, इनके पिता, सिकंदर के पिता का नाम पूछता है कभी कभी, तो फिलिप नाम था। कात्यायन, अंतिम जो घनानंद था उनके टाइम पर था, कात्यायन विद्वान था। इसी के समय में वर्तिका की रचना की थी कात्यायन ने। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जो दूसरी बार पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो कालाशोक के द्वारा दूसरी बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, ये भी पूछता है। बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। राजधानी इसने किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। अब प्रधानमंत्री किसे बनाया था? ये कौटिल्य को बनाया था, विष्णुगुप्त को, जिसने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य वंश से संबंधित है, राजनीति इसका विषय था। भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसको? अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे, किसे? चाणक्य को। द प्रिंस, है ना। अब बात करेंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, ये किस काल की बुक है? तो गुप्त काल की बुक है। राज्यपाल कौन था चंद्रगुप्त का? तो पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील गुजरात में जो है उसका पुनरुद्धार कराया था। मृत्यु इसकी कहाँ हुई चंद्रगुप्त की? तो इसकी मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। अंतिम काल यहीं पर बिताया। किस विधि से? संलेखना विधि से। बिंदुसार आता है, बिंदुसार शत्रुनाशक इसको कहा जाता है, और बहिसार भी इसे कहा जाता है, वृषल भी इसे कहा जाता है, और इसको अमित्रघात भी कहते हैं, और सिंहसेन भी इसे कहा जाता है। सीरिया से इसके टाइम पर डाइमेकस आया था। चलिए अब बात करते हैं अशोक की। अशोक ने 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन में रहा। 269 बीसी में शासक बना। 269 बीसी से 261 बीसी तक इसका भीषण काल रहा। देवनाम प्रियदर्शी इसकी उपाधि थी। अवंती का यह राज्यपाल था। अशोक के नाम देखे जाएं तो मास्की, गुर्जरा,
नेत्तूर और उदयगोलन से इसके अशोक नाम के होने की प्रमाण मिलता है। तो मास्की कर्नाटक और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है और नेत्तूर और उदयगोलम कहाँ है? कर्नाटक में है। तो अशोक को मास्की और गुर्जरा में अशोक कहा गया है, ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे अभिलेख की। तो अभिलेखों की खोज किसने की थी? जैन थेलर ने की थी। पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1837 में। अभिलेख की भाषा क्या थी अशोक की? तो ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी और अरामाइक थी। तो ब्राह्मी जो भाषा में लिखे गए थे वो भारत में अभिलेख मिले, खरोष्ठी में जो लिखे गए पाकिस्तान में मिले, और जो अरामाइक लिपि में लिखे गए, भाषा में लिखे गए, वो अफगानिस्तान में मिले। ठीक है। बात करेंगे 269 बीसी से 261 बीसी के काल की। इसमें हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग कहाँ है? ओडिशा में है। दाया नदी तट है। ठीक है। दया नदी तट पर कौन स्थित है? कलिंग। ठीक है। अब राजा पद्मनाभ का जिक्र मिलता है कलिंग में। राजधानी क्या थी? तोसली थी। कलिंग का युद्ध में नरसंहार हुआ तो क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, धम्म चक्र नीति अपना लिया, नैतिकता की नीति कहते हैं इसे। बौद्ध धर्म का प्रचार इसने किया। किसने? अशोक ने। इसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर अशोक मगध के सम्राट किसको? मगध के सम्राट बने किस शिलालेख में मिलता है? भाई ये भी पूछता है कि अशोक जो मगध का सम्राट बना वो किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है इसका? तो भाबरू शिलालेख है, वहां से उल्लेख मिलता है कि अशोक मगध का सम्राट बना। ठीक है। चलिए बात करेंगे शिलालेख 14 है। ठीक है। इन्हें एडिक्ट्स कहते हैं। पहले में इन्होंने कहा है पशु बलि की निंदा, दूसरे में पशु चिकित्सा की बात की है, तीसरे में इन्होंने राजूक अधिकारियों की नियुक्ति की बात की है, चौथे में बात करें तो धम्म घोष की नीति की बात की है, 13वें में कलिंग युद्ध है, सबसे फेमस है, यही पूछा जाता है। 14 में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बारे में इन्होंने बताया। बात करें स्तंभ लेख की, ये 7 हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, स्थापना कौशाम्बी में हुई। कौशाम्बी से अकबर ने कहा ले आया? प्रयागराज ले आया। ठीक है। अब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की बात करें, इसको टोपरा से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया था। स्थापना तो टोपरा में ही हुई थी। ठीक है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रुमनदेई कहाँ है? नेपाल में है। रुमनदेई जो लेख है ये सबसे छोटा शिलालेख है। ठीक है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। लौरिया नंदन कहाँ है? बिहार में है। रामपुर बिहार में है। कौशाम्बी शिलालेख कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? स्तंभ लेख कहाँ है? कौशाम्बी। रानी अभिलेख भी कहा जाता है, कौशाम्बी प्रयागराज में है। तो ये स्तंभ लेख थे। ठीक है। ये रुमनदेई सबसे छोटा था जो नेपाल में है। बात करें सबसे लंबा कौन था, ये कमेंट बॉक्स में बताएगा। ऑप्शन है छठा या सातवां। ठीक है। अशोक की बात करें तो यहाँ पर पाली भाषाओं का राजकीय भाषा घोषित किया था किसे? पाली भाषा को राजकीय भाषा अशोक ने घोषित किया था। मुद्रा थी पड़ अशोक के टाइम पर। अधिकारी कौन होता था? ये भी पूछा जाता है। तो संहारता ये राजस्व अधिकारी होता था। शनिधाता ये कोषाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। प्रतिष्ठा किसे कहते थे? फौजदारी या पुलिस कमिश्नर होता था। नायक कौन होता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक होता था। शीर्ष अधिकारी कौन होता था? तीर्थ होता था, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। ठीक है। पन्याध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य अधिकारी होता था पन्याध्यक्ष। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। और अंतिम कौन था? अंतिम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी भैया? ये पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की क्या कर दी? स्थापना करती थी। तो यहाँ पर मौर्य क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब बात करेंगे मौर्योत्तर युग की। किसकी? मौर्योत्तर युग की बात करेंगे। अब आ चुका है यहाँ से मौर्योत्तर काल। ठीक है। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। तो यहाँ पर शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश ये ब्राह्मण वंश थे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आपको याद रखना था हसना मोय मोय, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, इनका क्रम याद रखना था। उसके बाद अब शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन का क्रम याद रखना इसी क्रम में, पहले शुंग फिर कर्ण फिर सातवाहन। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। शुंग वंश की स्थापना संस्थापक किसने कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसी ने तो स्थापना की थी। किसकी हत्या करके की थी? यहाँ पर भी आपको हमने बताया है किसकी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो शुंग वंश की स्थापना कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। राजधानी किसे बनाया था इसने? विदिशा एमपी को बनाया था। संस्कृत में इसने अपने संस्कृत को क्या बनाया? राजभाषा बनाया। पतंजलि इन्हीं के काल में थे। किसके काल में? पुष्यमित्र शुंग के काल में। इसने महाभाष्य की रचना की थी। किसने? पतंजलि ने। पतंजलि के कहने पर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भरहुत स्तूप सतना में है। किसके काल का है? शुंग वंश का है। ठीक है। भरहुत स्तूप। अब हम बात करेंगे इसके सन। इसका उत्तराधिकारी बना अग्निमित्र। विदर्भ का युद्ध अग्निमित्र और यज्ञसेन के मध्य हुआ। अब यज्ञसेन की बहन कौन थी? मालविका थी। और मालविका और अग्निमित्र के बीच में क्या चल रही थी? लव स्टोरी चल रही थी, जिसका वर्णन कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम में किया है। तो मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है, ये भी याद रखिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अंतिम शासक जरूर याद रखिएगा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। हत्या किसने कर दी? देव वासुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश। यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है।
फाउंडर कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। राजधानी इसने प्रतिष्ठान बनाई, वर्तमान महाराष्ट्र और औरंगाबाद में पड़ता है, गोदावरी की नदी के तट किनारे। जानकारी कहाँ से मिली? नागनिका अभिलेख जो पुणे में है, वहां से हमको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सतकर्णी फर्स्ट की बात करें, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाया किसने? सतकर्णी फर्स्ट ने। भूमिदान की प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई? सतकर्णी फर्स्ट ने सातवाहन काल में स्टार्ट की भूमिदान की प्रथा। राजधानी अमरावती बनाया इसने। बात करेंगे हाल, इसके काल में कौन थे? हाल थे। तो सातवाहन वंश में हाल थे सतकर्णी प्रथम के टाइम पर। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। गुड़ाढ्य थे जिन्होंने बृहद कथा कोश की रचना की थी। तो बृहद कथा कोश किसका है? गुड़ाढ्य का है। गाथा सप्तशती किसकी है? हाल की है, तो इंपॉर्टेंट है। राजकीय भाषा क्या थी इनकी? प्राकृत थी। ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो गौतमी बालश्री इनकी माता थी और उपाधि इनकी थी अद्वितीय राजा ब्राह्मण की। अब यहाँ पर त्रिसमुद्रपति भी इनकी उपाधि थी और वेड़कटक स्वामी भी इनकी उपाधि थी। किसकी? गौतमी पुत्र सतकर्णी की। बात करेंगे यज्ञ श्री सतकर्णी। अब जलयान के चित्र वाले सिक्के जारी करने वाला कौन था? यज्ञ श्री सतकर्णी था। नोट यहाँ पर क्या लिखा? सिक्के निर्माण के लिए शीशे का उपयोग किया जाता था। किस काल में? सातवाहन काल में। पूछता है शीशे के सिक्के किस काल में सर्वाधिक चलाए गए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा नोट लिखकर, यहाँ पर कार्ले का चैत्र कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है, पूछ लेता है। नोट चेदी वंश, चेदी वंश के बारे में ओडिशा कलिंग में पड़ता है। ठीक है। चेदी वंश। प्रमुख शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल किस गुफा से, किस अभिलेख से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अभी हमने अभिलेखों वाले चैप्टर में पढ़ा था। बात करेंगे यहाँ पर अब हम कौन से? यूनानी शासकों के बारे में, यूनानी भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से रिकॉल करते हैं। मगध वंश, मगध का साम्राज्य पढ़ा था, वहां पर वंश पढ़े थे, उनको हमने याद किया था हसना मोय मोय, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद आया था शुंग वंश, फिर हमने पढ़ा कन्न वंश, फिर हमने पढ़ा सातवाहन वंश। अब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? हिंद यूनानी आएंगे, इंडो ग्रीक है ना, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। एक ट्रिक आपको देते हैं, याद रखिएगा, HSPK। क्या याद रखिएगा? HSPK मतलब हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। अब बात करेंगे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों की। तो ये कहाँ से आए थे? मिड एशिया से आए थे। मिड एशिया में ऊंट मिलते हैं दो कुबड़ वाले, इनको बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है, इसलिए बैक्टीरियन भी इसने कहा जाता है। पहला शासक डेमेट्रियस था। अटैक इसने पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान पर किया। राजधानी इसने साकल को बनाया, वर्तमान सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। मिनांडर, मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। सोने के सिक्के चलवाने वाला कौन था? मिनांडर था। बौद्ध धर्म की शिक्षा इनको किसने दी थी? नागसेन ने दी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी मिलिंद पन्हो, ये क्वेश्चन आंसर की बुक है। किसके बीच में? मिलिंद और मिनांडर और नागसेन के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए उनकी बुक में लिखा गया मिलिंद पन्हो में। अब बात करेंगे हेलियोडोरस की, ये इंडो ग्रीक दूत था, शुंग वंश में आया, इसी ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कहां पर? विदिशा में, मध्य प्रदेश में। बात करेंगे यवनिका। यवनिका क्या था? ये प्रदा प्रथा का प्रचलन जो था यवनिका कहलाता था। प्रदा प्रथा का प्रचलन को ही यवनिका कहा जाता था। ठीक है। अब शक की बात करें, पहला शक शासक मोगा भी था, मोआ या फिर मोगा था। 5 शाखाएं थी शक शासकों की। कितनी थी? 5 शाखाएं थी। पश्चिमी क्षत्रप जिसमें रुद्रदमन था। रुद्रदमन ने जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया जो संस्कृत भाषा में था। ये गुजरात में है। किसने? रुद्रदमन ने। अब विशुद्ध रूप से संस्कृत में अभिलेख पूछता है कौन है? वो गिरनार अभिलेख है। अब सुदर्शन झील यहीं पर है, इसका जिक्र मिला सुदर्शन झील का। कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से। इसका निर्माण किसने कराया? पुष्य गुप्त ने करवाया। सौराष्ट्र के गुजरात में है। और जीर्णो उद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख ने जीर्णो उद्धार कराया था। पुनः जीर्णो उद्धार किसने कराया था? तो स्कंद गुप्त ने कराया था। ठीक है। अब पहलो वंश की बात करें तो संस्थापक कौन था? मित्रेडेटस था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब कुषाण वंश की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिड एशिया से आए थे, ये यूची जनजाति से थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाए थे किसने? कुषाणों ने। संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिशेस था। वास्तविक संस्थापक पूछे तो बिम कड़फिशेस था। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे तो बिम कड़फिशेस ने चलाए थे। इसका पुत्र आता है कनिष्क फर्स्ट जो 78 ईस्वी में आता है, और इसने राजधानी पुरुषपुर पेशावर बनाई, दूसरी राजधानी मथुरा बनाई। तक्षशिला का गवर्नर था कौन? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति इसी के टाइम पर होती है कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध धर्म टूट जाता है हीनयान और महायान शाखा में। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शक संवत 78 ईस्वी में ही चला था। इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा माना जाता है। ठीक है। बात करेंगे राजवेद, इसका चरक था, इसने चरक संहिता लिखी थी। तो चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है चरक संहिता को। अश्वघोष इसी के दरबार में था, बुद्धचरित की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में कौन था? अश्वघोष था। वसुमित्र भी इसी के दरबार में था, इसने महाविभाषा सूत्र लिखी थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। नागा अर्जुन इसी के काल में था। कनिष्क के टाइम पर भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शून्यवाद या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था नागा अर्जुन ने। अब सेकंड अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। इसने एक बुक लिखी थी मध्यमिका सूत्र। किसने लिखा था? नागा अर्जुन ने। मध्यमिका सूत्र किसकी पुस्तक है? नागा अर्जुन की है। ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पर अंतिम शासक कौन था कुषाण वंश का, तो अंतिम शासक था वासुदेव। नोट, यहाँ विक्रम संवत कब चला था, तो ये 57 बीसी में चला था। एक क्वेश्चन पूछता है शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो 57 और 78 में अंतर कितना हो जाएगा, 135 वर्ष का, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल यानी एंशियंट हिस्ट्री का गोल्डन इरा कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त काल को। संस्कृत का विकास भी यहीं से हुआ है। 319 एडी से 540 एडी तक रहा गुप्त काल। फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त था। रियल फाउंडर की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इनकी शादी कुमार देवी से हुआ जो लिच्छवी राजकुमारी थी। उपाधि इनकी महाराजा धीराज थी। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके साम्राज्य में आधुनिक बिहार, यूपी और बंगाल हिस्से शामिल थे, लेकिन राजधानी क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र को बनाई थी। बात करेंगे इसका पुत्र होगा कौन सा, समुद्रगुप्त होगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों, इसने 21 युद्ध जीते थे, 9 और 12 करके, ठीक है। इसे कविराज भी कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है जिसे नवासा कहते हैं, समरथ भी कहते हैं, समरसथ भी कहते हैं, ठीक है। परम भागवत की उपाधि पहली बार समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी। हरिशेण इसी की टाइम पर था जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। भाषा इसकी संस्कृत थी, इलाहाबाद में है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो फाहियान चीनी यात्री इसी के टाइम पर आया था। शकारी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसने शकों का दमन किया था इसने। चंद्रगुप्त सेकंड तो शकों का दुश्मन भी कहा जाता है इसको। परम भागवत और विक्रमादित्य की उभाती धारण की किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। इसके काल में 9 रत्न थे, कौन कौन थे यहाँ पर थे, कालिदास, ऋतु संहारम इनकी रचना है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है इनका, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये रचनाएं हैं कालिदास की। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, आर्यभट्ट की है, याद करिएगा। वराह मिहिर की रचना वृहद संहिता है, पंच सिद्धांतिका है, वृहद जातक है, ठीक है। धन्वंतरी की रचना कौन सी है, चिकित्सा। शंकु की रचना वास्तुकार थे, शंकु क्या थे, वास्तुकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। वररुचि कौन थे, यहाँ छपड़क ज्योतिष थे। और अमर सिंह कोशकार थे, अमरकोश की रचना की थी इन्होंने। घटकर पर ये 9 हो गए, कौन से 9 रत्न हो गए, किसके काल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। बात करेंगे मेहरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, दिल्ली में है इस समय, लोहे का है बट इस पर जंग नहीं लगी है। बात करेंगे कुमारगुप्त की, इसे शक्रादित्य भी कहते हैं। महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, किसने, कुमारगुप्त ने। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था बिहार में। अब स्कंदगुप्त की बात करेंगे, कुमारगुप्त के बाद कौन आएगा, स्कंदगुप्त आएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने कराया था। हूणों का अटैक किसके काल में हुआ, ये पूछता है, तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के काल में हूणों का अटैक। हूणों पर विजय किसने पाया था, स्कंदगुप्त ने। इसके बाद आएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक होगा किसका, गुप्त काल का, ठीक है। विष्णुगुप्त किसका होगा, अंतिम शासक। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या होती थी गुप्त काल में, देश, जिसका शासक होता था गोपना। एक इकाई और होती थी भुक्ति, इसका शासक होता था उपरिक। सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका शासक होता था ग्रामीक। और दंडपाशी किसे कहते थे, पुलिस को। महासंधि विग्राहक किसे कहते थे, विदेश नीति को, ठीक है, महासंधि विग्राहक। अब बात करेंगे मंदिरों की, तो इससे गुप्त काल में जो किससे वर्णन मिलता है, किससे जानकारी मिलती है संस्कृति की, तो ये दशावतार मंदिर है, देवगढ़ ललितपुर में है, ईंटों से निर्मित है। और एक भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। बात करेंगे सोने का सिक्का दिनार कहलाता था किस पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। और चांदी का सिक्का रुपया का कहलाता था, तो ये पूछा जाता है। बात करेंगे अब अजंता की गुफाओं की, कहाँ पर हैं अजंता की गुफाएं, 1 मिनट, ये लास्ट पेज है बस आपका खत्म हो गया। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, संभाजीनगर वर्तमान नाम है। ये कुल 29 गुफाएं थी। 1983 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बात करेंगे 16 गुफाएं, अब 2, इसमें 6 शेष हैं सिर्फ, पहले 29 थे लेकिन गुप्त काल अब तक आते आते 6 शेष बची, जिसमें से 2 गुप्त काल से संबंधित हैं। कौन कौन सी हैं, 16 और 17। 16 में मरणा राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है गुफा, 17 में चित्रशाला आर्ट गैलरी कहा जाता है इसे। पुष्य भूति वंश आता है इसके बाद, संस्थापक पुष्य भूति होता है, राजधानी स्थानेश्वर हरियाणा होती है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन इनका प्रतापी शासक होता है। इनका सन पुत्र आता है हर्षवर्धन जो 606 एडी में गद्दी पर बैठता है। अब बात करेंगे हर्षवर्धन की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शिलादित्य इसे कहा जाता है, साहित्य का सम्राट कहा जाता है, परम भट्टारक नरेश भी कहा जाता है। राजधानी ये कन्नौज को बनाता है। एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकिशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इनकी रचना रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटक थे। और बाण भट्ट इनके दरबार में थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। इसमें 8 भाग हैं। हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट की, और बाण भट्ट की एक रचना कादम्बरी है। मयूर भट्ट इनके शासन में थे, सूर्य शतक इनकी रचना है। ह्वेनसांग इन्हीं के शासन में आया, किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब कुंभ का मेला भी कौन शुरू किया था, हर्षवर्धन ने। कि 4 जगहों पर लगता है, कौन कौन सा, प्रयागराज यूपी में, हरिद्वार यूके में, उत्तराखंड में मतलब, ठीक, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन में मध्य प्रदेश में, प्रयाग में, और ये 4 स्थानों पर लगता है। कौन, महाकुंभ।
ठीक है, कुंभ मेला। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से एक प्रयास था किसका, प्राचीन इतिहास का निचोड़ देने की। यदि क्लास अच्छी लगी है, आपको लगा हो कि हमने मेहनत की है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना कि क्लास का कंटेंट कैसा था। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो क्लास तभी लाइक करिएगा, आपको पसंद आई हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तब भी आप डिसलाइक करके जाइएगा और एक कमेंट में बता के जाइएगा कमी क्या रही। अच्छी लगी है तो जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, एक मोटिवेशन थॉट भी लिखना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। शेष 2 दिन बचे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे दिया है, इसको पढ़कर जाइएगा। तो नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहो, मस्त रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो और मस्त होकर जाइएगा। थैंक यू।